मैं हूं प्रणव विश्वास और अब आप सुनने जा रहे हैं मेरी आवाज में द राइटर्स फैक्ट्री की पेशकश एक कहानी। शीर्षक है आंखें, जिसे लिखा है स्वप्निल नरेंद्र ने। तो आइए सुनते हैं। इरफान दिखने में तो ठीक ठाक ही था, लेकिन उसकी आंखों में मानो जादू था। उसकी झील जैसी गहरी आंखों में ना जाने कितनी ही लड़कियां अपने दिलों को खो चुकी थी। शुरू में तो इरफान के लिए लड़कियां फंसाना सिर्फ एक खेल था, लेकिन धीरे धीरे इरफान को समझ आया कि वो कैसे अपनी इन आंखों से फायदा उठा सकता है। लगभग सभी डेटिंग एप्स और वेबसाइट्स पर इरफान ने अपना प्रोफाइल बना रखा था। उसका काम था शहर में रह रही अकेली लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और अपनी आंखों का जादू उन पर चलाकर उनके पैसे और कीमती चीजों को लूटकर हवा हो जाना। ऐसी एक डेट पर उसे मिली रागिनी, जिसे मानो इरफान की आंखों से पहली ही मुलाकात में प्यार हो बैठा। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इरफान की आंखों के बारे में ही बात करती। कुछ वक्त बाद तो इरफान को भी ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा और शायद रागिनी से पीछा छुड़ाने के लिए ही इरफान ने अपने प्लान पर थोड़ा जल्दी काम करना शुरू कर दिया। एक दो मुलाकातों के बाद इरफान एक शाम रागिनी के घर में बैठा था और वहां भी वो लड़की इरफान की आंखों के शान में कसीदे पड़े जा रही थी। इस बीच इरफान उसके पूरे घर का मुआयना कर ही रहा था कि तभी रागिनी ने एक पोलेरॉइड कैमरा निकालकर इरफान के चेहरे के सामने टिका दिया। इरफान सहम गया। इससे पहले किसी लड़की ने ऐसी हरकत नहीं की थी। ये किस लिए? इरफान ने पूछा। तुम्हारी आंखें, इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने वाली हूं मैं। ये कहकर रागिनी इरफान के बहुत करीब आ गई और दनादन इरफान के चेहरे के कई सारे फोटोज खींचने लगी। फ्लैश की चमक और रागिनी के इस व्यवहार से हक्का बक्का इरफान समझ ही नहीं पाया कि वो लड़की कब एक जंगली बिल्ली की तरह उस पर कूद गई। वो उसके कपड़े उतार नहीं बल्कि फाड़ने पर तुली थी। रागिनी ने इरफान के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो कभी उसके सीने को काटती तो कभी गर्दन पर। शुरू में इरफान को लगा कि लड़की शायद ज्यादा ही जोश में है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये लड़की आज वाकई में उसे खा डालने वाली थी। इरफान चिल्लाया, बस करो, रुको। लेकिन रागिनी कहाँ रुकने वाली थी और इसके बाद उन दोनों के जिस्म जोर आजमाइश करने लगे। रागिनी की हवस मानो जैसे भूख में बदल गई थी और इरफान किसी शिकार की तरह अपने शिकारी से खुद को बचाने के लिए गुत्थम गुत्था हो रहा था। इसी धक्का मुक्की के दौरान रागिनी का सिर बिस्तर के कोने में जा टकराया। वो निढाल होकर बिस्तर के कोने से झूल गई। इरफान की जान में जान आई, लेकिन जब उसने देखा कि रागिनी काफी देर तक हिलडुल नहीं रही तो उसने उसकी नब्ज टटोलनी शुरू की। नब्ज चल रही थी। ये जानकर इरफान को एक राहत महसूस हुई। वो चोर जरूर था, लेकिन किसी का खून करना उसके लिए काफी दूर की बात थी। वो थोड़ी देर तक अपना सिर हाथों में लिए सोचता रहा कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये तो उसके लिए और भी अच्छी बात है। उसे अब बाकी लड़कियों की तरह रागिनी को बांधने और किसी कोने में ठूंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बेरोक टोक होकर पूरे घर की तलाशी ले सकता है। इरफान उठा और अपने कपड़े पहनकर घर का एक एक कोना छानने लगा। थोड़ी देर बाद रागिनी के घर का सभी कीमती सामान इरफान ने उसी के एक बैग में रख लिया था। चोरी का सामान ले जाने के लिए बैग भी इरफान अपनी शिकार लड़कियों के घर से ही लेता था। और जब बैग अपनी हद से भी ज्यादा भर चुका था, इरफान ने घर से निकलने के बारे में सोचा। जाने से पहले उसने बेहोश पड़ी रागिनी के पास से अपने वो फोटो भी उठा लिए जो उस पागल लड़की ने खींचे थे। इरफान बैग के साथ निकलने ही वाला था कि तभी उसे खिड़की के कांच में अपना चेहरा दिखा। उसके चेहरे, गर्दन और पता नहीं कहां कहां खरोंचों के निशान थे, जिनसे खून निकलकर सूख चुका था। वो इस तरह सड़क पर नहीं जाना चाहता था और इसीलिए इरफान तुरंत रागिनी के बाथरूम में गया और अपना चेहरा धोने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर बाथरूम में आईने के पीछे बनी अलमारी के अंदर गई। उसने धीरे से अलमारी खोली तो देखा उसके अंदर ढेर सारे प्लास्टिक के मर्तबान रखे हैं और उन मर्तबानों में रखे एक पीले से केमिकल में तैर रही थीं ढेर सारी आंखें, इंसानी आंखें। हर मर्तबान पर लगी थी एक फोटो, पोलेरॉइड कैमरा से ही ली हुई।
वही कैमरा जिससे रागिनी कुछ देर पहले इरफान की फोटो खींच रही थी। हर फोटो में मौजूद लड़के की आंखें बेहद खूबसूरत थी और इरफान उन तस्वीरों पर लिखे उन लड़कों के नाम साफ साफ पढ़ पा रहा था। रागिनी ने मानो खूबसूरत लड़कों की आंखों का एक म्यूजियम अपने बाथरूम में बना रखा था। इरफान को समझ आ गया था कि अब शिकार खुद शिकार होते होते बच गया था। ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए वो तुरंत उस घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन बाहर रागिनी उसी चादर में लिपटी उसका इंतजार कर रही थी। उस लड़की की आंखों में वही हवस थी और हाथों में थी एक कुल्हाड़ी। इरफान कुछ सोच भी पाता इससे पहले रागिनी के हाथ में थमी वो कुल्हाड़ी जोर से घूमी। कुल्हाड़ी चलाने के अंदाज से ये साफ था कि वो लड़की इस काम में कितनी माहिर है। कुल्हाड़ी सीधी इरफान के बाएं कंधे में आधी घुस गई। एक जोर की चीख के साथ इरफान बाथरूम में पीछे की दीवार से जा टकराया। रागिनी के हाथों ने दोबारा कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन इस बार इरफान झुका और सीधा बाथटब में जा गिरा। अपना निशाना चूकने से रागिनी बहुत खफा हुई। इरफान अब रागिनी के बाथटब को अपने कंधे से बह रहे खून से लाल करता जा रहा था। रागिनी एक कातिल मुस्कान के साथ इरफान के पास आई और हंसते हुए बोली, क्या बात है यार, आज से पहले किसी लड़के ने मेरा काम इतना आसान नहीं किया। वैसे मेरा सामान लेकर कहाँ भागने की तैयारी थी? इरफान रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन रागिनी किसी पागल की तरह हंसे जा रही थी। इरफान के सामने ही उसने बाथरूम की एक और अलमारी से एक तैयार इंजेक्शन निकाला। खून बह जाने की वजह से इरफान का शरीर अब ढीला पड़ता जा रहा था। उसे वो इंजेक्शन लगाने में रागिनी को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी गर्दन में रागिनी ने पूरा इंजेक्शन एक ही बार में खाली कर दिया। इंजेक्शन की दवा का असर इरफान के जिस्म पर होने लगा और नींद ने उसको अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। अब इरफान रागिनी के बाथटब में बेहोश पड़ा था। रागिनी बाथरूम से बाहर गई और जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में एक लंबा और चपटा पेचकस था। वो इत्मीनान से आकर इरफान के पास बैठ गई और उसके हाथ किसी सधे हुए मैकेनिक की तरह इरफान के चेहरे पर चलने लगे। पप जैसी एक आवाज के साथ इरफान की आंखें एक एक करके उसके चेहरे से आजाद हो गईं। रागिनी ने उन्हें उसके लिए खाली रखे मर्तबान में सहेजा और उन पर इरफान के खून से लथपथ कपड़ों से निकलकर कुछ देर पहले खींची हुई फोटोज चिपका दी। उन पर उसने नाम लिख दिया, इरफान। इसके बाद रागिनी इरफान को धीरे धीरे मरने के लिए छोड़कर चली गई। न जाने कितनी देर बाद इरफान को होश आया, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। रोते सिसकते पहले उसने रागिनी को पुकारा, लेकिन उसके घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। नए नए अंधे हुए इरफान ने अपने हाथों से बाथरूम का हर एक कोना टटोलना शुरू किया और तब उसके हाथ आई बाथरूम की खिड़की। वो नहीं देख पा रहा था कि नीचे क्या है या खिड़की कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन उसे याद था कि रागिनी का घर तीसरे फ्लोर पर था। इरफान ने एक लंबी सांस ली और अपने जिस्म को खिड़की से नीचे धकेल दिया। पर वो ये नहीं जानता था कि नोएडा के कई बिल्डर बिल्डिंग्स के फ्लोर के साथ भी बेईमानी करते हैं। वो तीसरा फ्लोर असल में चौथे जितनी ऊंचाई पे था और ये एक फ्लोर अधिक की ऊंचाई इरफान की हड्डियों को थोड़ी और ज्यादा से पीसने वाली थी। भड़ाक करके इरफान एक गमले के ऊपर जा गिरा। उसके बदन की ना जाने कितनी हड्डियां एक साथ टूटी। उसकी टांग की हड्डी तो खाल तक फाड़कर बाहर निकल आई थी। थोड़ी देर बाद इरफान की चीखों से पूरी बिल्डिंग के लोग उसके पास आ गए। उस रात इरफान को हॉस्पिटल में दोबारा होश आया। वहां उसने अपनी आप बीती सभी को बताई। पुलिस ने रागिनी के घर दबिश दी, लेकिन पूरा घर खाली मिला। बिल्डिंग के लोग भी उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, सिवाय इसके कि वो किसी से बात नहीं करती थी और हर हफ्ते एक नए लड़के को अपने घर लाती थी। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस को रागिनी का कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें तो यही लगा कि शायद रागिनी उस लड़की का असली नाम था भी नहीं।
लगभग 2 साल बाद हाथों में सफ़ेद छड़ी और आंखों पर काला चश्मा लगाए इरफान चुपचाप किसी कैफ़े के एक कोने में बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा था कि तभी उसके कानों ने वही जानी पहचानी आवाज़ सुनी। वहीं पास बैठी एक लड़की किसी लड़के से कह रही थी, तुम्हारी आंखें इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने वाली हैं। इरफान के जिस्म में मानो एक सिरहन सी दौड़ गई। आप सुन रहे थे एक कहानी, शीर्षक था आंखें, जिसे लिखा है स्वप्निल नरेंद्र ने। ऐसी ही मज़ेदार कहानी और कविताएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और अगर आप भी हमारे साथ कहानी या कविताएं साझा करना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए हमें Instagram पर। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।